नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास है। इसके पहले मैं 2 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इन्हें जाकर भी एक बार जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार जीते हैं? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दिलसाद सिंह, अनिल चौहान, प्रवीण सिंह या बिपिन रावत। तो आप सभी जानते हैं बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे और वर्तमान में अनिल चौहान को नए सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? दोस्तों, एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहां स्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में नेपा नगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, न्यूज प्रिंट का कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सुआ नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित एक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई बार पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर की दूरी होती है, 1 अक्षांश डिग्री के बराबर। अगला प्रश्न है, जब पवन पृथ्वी के भूखंड के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ध्रुवीय पवन, भूविक्षेपी पवन, व्यापारिक पवन या पछुआ पवन। तो याद रखिएगा, इसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा जियोट्रॉपिक विंड्स। ध्रुवीय पवन को पोलर विंड और व्यापारिक पवन को ट्रेड विंड्स कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, स्पेयर हेड शब्द का संबंध तैराकी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डॉगर बैंक से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है जापान के तटीय क्षेत्र, पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र, पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र या हिंद महासागर मत्स्य क्षेत्र। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, डॉगर बैंक। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार के बजाय विधिक बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन के तहत। और दोस्तों, इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी एशिया विश्व का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल को जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? याद रखिएगा, कांग्रेस के 2 गुट थे, नरम दल और गरम दल, और इनके बीच पुनः एकीकरण हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 23 जून 1757 1757 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कहां पाई जाती है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा, आयरन या लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला प्रश्न है, शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, इस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करेगा?
इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहां आप देख सकते हैं बी सी ए। अब सी के बाद जो तीसरे स्थान पर है उसे देखना है। तो आप देख सकते हैं सी के बाद आएगा ए। इसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा आप फिर देख सकते हैं बी के बाद पूछा गया है तो बी के बाद आएगा सी, दिया गया है, फिर सी के बाद ए और ए के बाद इधर बी आएगा। तो यह सेट इसे कंप्लीट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि HONESTY ऑनेस्टी को ABCXZDQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TONY टॉनी को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर कूट भाषा का प्रश्न आए तो याद रखिएगा, इसे प्लेस वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा। डायरेक्ट देखते हैं। टी के स्थान पर दिया गया है डी, टॉनी का कूट लिखना है तो टी के स्थान पर आएगा डी। उसके बाद ओ के स्थान पर है बी, एन के स्थान पर है सी और वाई के स्थान पर है क्यू, DBCQ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, DBCQ। अगला प्रश्न है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आज का दिन पता लगाना जरूरी होता है। तो बीते कल से पहला दिन बुधवार था यानी बुधवार, फिर बीता कल गुरुवार, इसका मतलब है आज शुक्रवार है और आज से एक दिन बाद रविवार होगा, सैटरडे एंड संडे। आज से 3 दिन बाद आने वाला कल शनिवार होगा, आज शुक्रवार है और आने वाले कल से अगला दिन रविवार होगा। आज शुक्रवार, आने वाला कल शनिवार और उसका अगला दिन रविवार होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एम और एफ दंपत्ति हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें लिख लेते हैं। जब तक दोस्तों जेंडर नहीं दिया हो जब तक इसे डिफाइन नहीं किया जाता। ए और बी आपस में बहनें हैं। फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे और मेल के लिए प्लस का। ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है। तो बी का एम से क्या रिश्ता है। एम एफ का हस्बैंड हुआ तो बी, ये बहन माने ये तीनों बहन है तो एम का बी से रिश्ता हुआ साली का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, सिस्टर इन लॉ, साली। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक गृहिणी चीनी पर व्यय को यथावत रखना चाहती हैं तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसे दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले खपत में कमी अगर निकाली जाए, m इंटू 100 अपॉन 100 प्लस m की वैल्यू प्लेस करेंगे अगर 20 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 तो ये आएगा 2000 अपॉन 120। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 100 अपॉन 6 आएगा आंसर। और इसे ही अगर और सॉल्व किया जाए तो आता है 16 सही 2/3। यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 16 सही 2/3। अगला प्रश्न है, 20 छात्रों की औसत भार की गणना की गई जो कि 89.4 किलोग्राम थी। बाद में पता चला कि एक छात्र का भार 87 किलोग्राम है लेकिन भूल से उसे 78 किलोग्राम पड़ा गया। अब शुद्ध औसत भार क्या होगा यह निकालना है। तो सबसे पहले तो निकालते हैं टोटल भार। 89.4 इंटू 20 बच्चे थे माइनस सही और गलत वाले का सम होगा 87 प्लस 78 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20। फिर इसे अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा 1788 प्लस 9, फिर आएगा 1797 अपॉन 20 के अपॉन 20 है। फिर अगर इसे सॉल्व करते हैं 89.85 आएगा केजी।
ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 89.85। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये एवरेज दिया था, ये टोटल दिया था, तो टोटल आ गया 87 एक स्टूडेंट का एक्चुअल था, क्योंकि एक स्टूडेंट इन 20 में भी गिना गया है तो उसे माइनस करेंगे। और 78 यानी कि इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था अपने को, 78 की जगह 87 ले लिया था, तो इन दोनों का माइनस करेंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1797 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इसे सॉल्व करेंगे तो 89.85 जो कि एवरेज वेट आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ए ने 600 रुपए की धनराशि बी को तथा एक कोई धनराशि सी को दी, यह मेंशन नहीं है सी वाली, साधारण ब्याज 8 1/3% वार्षिक दर से उधार दी, 5 वर्ष पश्चात उसे बी और सी दोनों से कुल मिलाकर 400 रुपए ब्याज के मिले, ए द्वारा सी को दी गई धनराशि कितनी होगी? बी को दी गई है 600 और सी का पूछा गया है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए ने सी को एक्स धनराशि दी है। अब इन सभी की टोटल करके निकालते हैं। बी को दी है 600 प्लस सी को दी है एक्स, 5 वर्ष के लिए दी गई है तो इंटू 5, और इसे सॉल्व करेंगे 8 सही 1/3 आएगा तो 25/3 आएगा, 25 ऊपर 3 नीचे और अपॉन में 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसके इक्वल टू में आएगा 400 जो कि ब्याज मिला है, ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, ये आ जाएगा इसके अपॉन में 600x, सॉरी 600 प्लस एक्स बराबर 400 इंटू 100 इंटू 3, और ऊपर का बचा हुआ था 5 इंटू 25। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। छः सौ एक्स 600 प्लस एक्स इज इक्वल टू 960, इसके अपॉन में 600 को इधर शिफ्ट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 960 अपॉन 600, सॉरी ये प्लस में था, माइनस में आएगा इस तरफ, 600 प्लस एक्स था, एक्स बराबर आएगा 900 माइनस 600, तो ये बचेगा 360। तो सी को दी गई राशि थी 360, ए के द्वारा सी को दी गई राशि 360 और दी गई 600, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल पीआरटी वाले फॉर्मूले से, तो प्रिंसिपल तीनों का लिया जाएगा, 600 बी का है, तीनों का नहीं सॉरी 2 का लिया जाएगा, और सी का माना एक्स, टाइम दिया है 5 साल और रेट दिया है 8 सही 1/3 जिसकी वैल्यू होती 25/3, अपॉन में 100 और जो 25 का 3 ये था, इसको सॉल्व करेंगे तो इस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। थोड़े से लेंदी आते हैं ग्रुप 3 और 4 के एग्जाम में क्वेश्चन, बाकी प्रश्न आते काफी सरल हैं जो कि सीधा एक फॉर्मूला लगा के आपके आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपए के 3 वर्ष तथा 800 रुपए के 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 20 रुपए है, ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी? तो इसमें भी डायरेक्ट पूछा गया है, 2 बस वैल्यू दी है, बाकी यह भी सीधा फॉर्मूला से पीआरटी वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, पीआरटी अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से दोनों वर्ष का अंतर निकाल लिया जाएगा, 3 वर्ष का और 4 वर्ष का। तो सबसे पहले लेते हैं 1200 वाला, 1200 इंटू समय दिया है 3, रेट पूछा गया है तो आर अपॉन 100 माइनस 800, इसमें समय दिया है 4 साल और इंटू आर अपॉन 100, इसे सॉल्व करते हैं अगर, और ब्याज दिया है 20 रुपए तो इज इक्वल टू में आएगा 20। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा
3200R अपॉन 100 माइनस 3200R अपॉन 100, दोनों का एलसीएम लेंगे और इसे इधर भेजेंगे। तो आएगा 36R माइनस 32R बराबर 20। इन दोनों में से R कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 4, या डायरेक्ट ही 4R की वैल्यू है 20, तो R की वैल्यू आ जाएगी 5% में। ये वार्षिक ब्याज का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा 5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणुओं द्वारा होता है? काफी कॉमन प्रश्न है, पहले कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी जानते होंगे। टाइफाइड का रोग जीवाणुओं से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यह तीनों बीमारियां उत्परिवर्ती जीन के कारण होती हैं, हीमोफीलिया भी, सिकल सेल एनीमिया भी और थैलेसीमिया भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या तेल? तो दोस्तों प्रोटीन्स में नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन है समान आवृत्ति के, समान तरंग दैर्ध्य के, समान फलन के या सभी सही हैं। तो दोस्तों लेजर में सभी परमाणु प्रकाश समान आवृत्ति के भी उत्सर्जित करते हैं, समान तरंग दैर्ध्य के भी करते हैं और समान फलन के भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यह सभी। अगला प्रश्न है, रेडियो इम्यूनोनांसी किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों रेडियो इम्यूनोनांसी का प्रयोग ब्लड सैंपल के एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। रक्त सैंपल में एंटीबॉडीज और हार्मोन्स की उपस्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियो इम्यूनोनांसी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो आप सभी जानते होंगे रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो दोस्तों पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। 212 से 213 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है पचमढ़ी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को कितनी मिट्टी क्षेत्र वाले या कितने प्रकार की मिट्टियों के क्षेत्र में बांटा गया है, तो उसका सही जवाब होगा 5, क्योंकि इन 3 के अलावा बाकी 2 इन्हीं तीनों के मिश्रण से बनी हुई मिट्टियां रहती हैं। मुख्य रूप से 3 मिट्टियां हैं, काली, लाल पीली एवं जड़ोल। उसके बाद है चौथी मिश्रित, तो 5वीं है दोमट, जो कि जड़ोल का ही प्रकार है। तो अगर कुल पूछा जाए तो 5 है और मुख्य पूछा जाए तो 3, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। और यह दोस्तों मैंने अपनी मध्य प्रदेश विस्तार वाली सीरीज में काफी डिटेल में यह सब डिस्कस किया है, सभी मुख्य नदियां एवं उनकी सहायक नदियों के बारे में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद का है। साथ ही याद रखिएगा राजकीय फूल है सफेद लिली और राजकीय खेल है मलखम्ब, याद रखिएगा। मलखम्ब अकादमी उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1993 में पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज्य लागू किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भूजल स्तर में वृद्धि व सिंचाई के लिए संचालित योजना कौन सी है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है बलराम तालाब योजना, या कई जगह आपको बलराम ताल योजना भी लिखा मिल सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम कहां स्थित है? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी, 1969 में, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी और उपयोगी साबित होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।